नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। और इस पुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने। आज हम फ्लो चार्ट की सहायता से इस कहानी की सरल व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इस पाठ के मुख्य पात्र या जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं। इस कहानी में ये कहानी दो भाइयों की है जिनमें एक बड़े भाई हैं और दूसरे लेखक स्वयं हैं। लेखक और बड़े भाई साहब के बीच में 5 साल का अंतर है। तो आइए देख लेते हैं बड़े भाई साहब के बारे में इसमें क्या बताया गया है। लेखक से 5 साल बड़े थे। बड़े भाई साहब जो हैं 5 साल बड़े हैं लेखक से, और यहाँ पर जो लेखक हैं वो प्रेमचंद ही हैं। लेखक से 3 दर्जे आगे थे। अब लेखक से ये 5 साल बड़े थे और साथ ही साथ 3 दर्जे आगे थे। दर्जे का मतलब है कक्षा, 3 कक्षा वो आगे पढ़ा करते थे। बड़े भाई साहब 14 वर्ष के थे। अब बड़े भाई साहब की उम्र भी दी गई है। बड़े भाई साहब यहाँ पर 14 वर्ष के थे। तो चूंकि बड़े भाई साहब और छोटे भाई में 5 साल का अंतर था तो लेखक की उम्र लगभग 9 वर्ष की थी। शिक्षा को जीवन की बुनियाद मानते थे। बुनियाद का मतलब होता है फाउंडेशन। शिक्षा जो है उसे जीवन का आधार मानते थे, बुनियाद मानते थे कि शिक्षा के बिना जीवन हमारा कुछ भी नहीं है। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। बड़े भाई साहब जो थे वो 1 साल के काम में 2-2 साल लगा दिया करते थे। कभी कभी एक ही कक्षा में 3 साल भी लग जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक कक्षा को पास करने में उन्हें 3-3 साल लग जाया करते थे। तो उनका यही मानना था कि पढ़ाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आइए देखते हैं और क्या बताया गया बड़े भाई साहब के बारे में। पढ़ाई में जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहते थे। उनका यही मानना था कि पढ़ाई जैसी महत्वपूर्ण चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। हमें जो भी पढ़ना है बिल्कुल समझ करके और उस चीज़ का पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ जैसे तैसे कक्षा पास कर लेने से ही हमारी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाएगी। उनका मानना था कि भवन तभी मजबूत होगा जब उसकी बुनियाद मजबूत होगी। अब यहाँ पर अपने जीवन की तुलना जो है वो भवन से कर रहे हैं, मकान से कर रहे हैं। मकान तभी मजबूत होता है जब उसका आधार या उसकी जो बुनियाद, उसका जो फाउंडेशन है वो हम मजबूत बनाएं। अगर किसी भवन का, किसी इमारत की बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो वो जो भवन है वो किसी भी परिस्थिति में गिर सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पढ़ाई अगर अच्छे से हमने नहीं की है तो जीवन में वो हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। उसी तरह जीवन तभी सफल होगा जब शिक्षा सही ढंग से समझकर पूरी की जाए। तो इसीलिए हमारा जीवन भी तभी सफल माना जाएगा जब जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमें समझ में आए और हम उसे अच्छे तरह से आत्मसात कर सकें। किसी भी मकान की मजबूती उसकी पुख्ता बुनियाद पर ही निर्भर करती है। और वही मानते थे कोई भी मकान कितना मजबूत है इस चीज़ को अगर हमें जानना है तो हमें सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखना चाहिए, उसके फाउंडेशन को देखना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत है तो मकान भी मजबूत होगा। तो ये विचार जो थे ये बड़े भाई साहब के थे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे छोटे भाई का व्यक्तित्व। अब छोटे भाई यहाँ पर लेखक स्वयं हैं और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। तो छोटे भाई का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो आखिर क्या विचार रखते थे। लेखक की उम्र 9 वर्ष थी, छोटे भाई की उम्र 9 वर्ष थी। बड़े भाई की नज़र हमेशा छोटे भाई पर ही रहती थी। बड़ा भाई जो है वो अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार मानता था। वो यही मानते थे कि छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इसीलिए उनकी एक नज़र हमेशा अपने छोटे भाई पर लगी रहती थी कि वो क्या कर रहा है। बड़े भाई के साथ शालीनता से पेश आते थे। अब यहाँ पर जो छोटे भाई अर्थात जो लेखक थे वो भी पूरी शालीनता के साथ, पूरे मान सम्मान का ध्यान रखते हुए बड़े भाई के साथ पेश आते थे। बड़े भाई का हुक्म उनके लिए कानून के बराबर था। अब यहाँ पर जिस तरह से सरकारी कानून को लोग आंख बंद करके मानते हैं, उसी तरह से वो बड़े भाई के द्वारा कही गई किसी भी बात को बिल्कुल कानून की तरह मानते थे। आइए आगे देखते हैं बड़े भाई साहब का व्यवहार व स्वभाव। अब यहाँ पर बड़े भाई के व्यवहार और स्वभाव के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। अध्ययनशील स्वभाव के थे। वो बहुत ही अध्ययनशील मतलब बहुत ही स्टूडियस थे। दिन भर वो पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे और वो हर पल अपनी कॉपी किताब जो भी होती थी, पढ़ाई की पुस्तकें, उन्हें खोल करके वो बैठ करके पढ़ते रहते थे। दिन भर पढ़ते पढ़ते वे थक जाते थे और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम किसी भी कार्य को दिन भर करते रहें तो हम थक जाएंगे। इसी तरह से दिन भर पढ़ाई लिखाई करते करते बड़े भाई साहब थक जाया करते थे।
दिमाग को आराम देने के लिए अजीबोगरीब चीज़ें करते। अब यहाँ पर जब वो बिल्कुल थक जाते, मानसिक तौर पर उन्हें बहुत थकान महसूस होती, तो वो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें वो करते थे, जो कि लेखक की समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था। तो आइए देखते हैं अपने दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई साहब क्या किया करते थे। किताबों के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते। हाशिए का मतलब होता है किसी भी पेज में जो मार्जिन दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर की तरफ वहाँ जो खाली जगह होती है, वहाँ पर भाई साहब जानवरों के, पक्षियों के चित्र बनाते थे, जैसे चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। कभी कभी शेरो शायरी को सुंदर अक्षरों में बार बार लिखते थे। शेरो शायरी का मतलब होता है कविताएं। तो यहाँ पर जो कविताएं होती थी उन्हें वो बहुत ही सुंदर अक्षरों में बार बार एक ही चीज़ को लिखा करते थे। एक ही नाम, शब्द, वाक्य 10-20 बार लिखते थे। किसी एक ही नाम को, शब्द को और साथ ही साथ वाक्यों को भी 10 से 20 बार वो लगातार लिखते रहते थे। कभी कभी कॉपी में ऐसे शब्द लिखते जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कभी कभी बड़े भाई साहब अपनी कॉपियों में ऐसे शब्द लिखते जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता था। शब्दों के ऐसे समूह लिखते जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शब्द वो लिखते थे जिनका आपस में देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं होता था, कोई संबंध ही नहीं होता था। अब ये किस तरह के शब्द थे? जैसे स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, 1 घंटे तक। तो इस तरह के ये जितने भी शब्द हैं, इनका आपस में अगर संबंध देखा जाए, कोई कनेक्शन निकाला जाए तो कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। कुछ तो नाम है, जैसे अमीना, राधे श्याम, ये सारे नाम हैं। भाई साहब, भाइयों भाइयों, तो यहाँ पे कोई भी शब्द जो है एक दूसरे से किसी तरह से संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे शब्द वो अपनी कॉपियों में लिखा करते थे। इन शब्दों के बाद एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ था। इन शब्दों को लिखने के बाद नीचे एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ दिखाई देता था। लेखक के लिए यह सब एक पहेली की तरह था। पहेली का मतलब होता है पजल। लेखक जब भी बड़े भाई साहब की अनुपस्थिति में उनकी कॉपियों को देखते थे तो ये सारी चीज़ें देख करके वो समझने की कोशिश करते थे कि आखिर बड़े भाई साहब ये क्या लिखा करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक की समझ में कुछ नहीं आता था और लेखक के लिए ये सारी चीज़ें एक पजल की तरह थी, एक पहेली की तरह थी। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे है लेखक की दुविधा। दुविधा का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, मतलब क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति। लेखक क्यों इस दुविधा में पड़ जाते थे? बड़े भाई द्वारा लिखी बातों को समझने का बहुत प्रयास करते। यहाँ पर लेखक भरसक कोशिश करते थे यह जानने की कि आखिर भाई साहब कॉपियों में ये क्या लिखा करते हैं, पर असफल रहते, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। बड़े भाई साहब से शब्दों का अर्थ पूछने की हिम्मत उनमें नहीं थी, लेकिन छोटे भाई या लेखक में इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बड़े भाई साहब से जाकर के पूछें कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है। वे स्वयं को छोटा और अज्ञानी मान लेते थे। अपने आप को सांत्वना देने के लिए, अपने आप को कंसोल करने के लिए वो यही समझते थे कि मैं छोटा हूँ और हो सकता है मेरे में उतना ज्ञान नहीं है ताकि मैं इन सारी चीज़ों को समझ सकूं, और अपने आप को वो अज्ञानी मान लेते थे। बड़े भाई 9वीं कक्षा में और लेखक 5वीं कक्षा में थे। बड़े भाई जो थे वो लेखक से बड़े थे और ऊंची कक्षा में पढ़ते थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, और लेखक जो थे वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। लेखक का ये भी सोचना था कि लेखक सोचते थे कि बड़े भाई के विचारों को समझना उनके लिए संभव नहीं है। अब लेखक सोचते थे कि मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और मैं छोटी कक्षा में हूँ, वो ऊंची कक्षा में पढ़ते हैं, जीवन का अनुभव भी उन्हें ज़्यादा है, तो उनके जो विचार हैं, उनके जो उच्च विचार हैं, उनको शायद मैं समझ नहीं पाऊँगा, उनको समझना मेरे लिए असंभव जैसी बात है। ये सोच करके वो ये सारी चीज़ें वहीं छोड़ देते थे। आगे है छोटे भाई की आदतें। अब छोटे भाई की कुछ आदतें थी। क्या आदतें थी? पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मुश्किल था। किताब लेकर के पढ़ने के लिए बैठना उनके लिए एक सज़ा की तरह हो जाता था। बहुत ही मुश्किल होता था किताब लेकर के पढ़ने बैठना। जैसे ही लेखक को मौका मिलता वह हॉस्टल के मैदान में खेलने भाग जाते। जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो बिल्कुल उस मौके को हाथ से नहीं जाने देते, और हॉस्टल का एक बहुत बड़ा सा मैदान था जहाँ पर के वो खेलने के लिए चले जाते थे। आइए आगे देखते हैं। लेखक केवल 9 साल के छोटे बच्चे थे और उन्हें खेलना बहुत पसंद था। तो इनके खेलने की आदत जो थी वो कैसी थी, क्या क्या वो खेला करते थे? मौका मिलते ही अकेले या किसी साथी के साथ खेलते रहते। हॉस्टल का बहुत बड़ा सा मैदान था जहाँ पर कि अगर कोई भी उन्हें साथ में नहीं मिलता तो वो अकेले ही खेलने लगते थे, और कभी अगर कोई साथी मिल जाता तब तो उन्हें खेलने में और भी मज़ा आता था।
अब अकेले होने पर वो क्या करते थे, कंकड़ उछालकर खेलते। कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर, मैदान में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे जिन्हें वो उछाल उछाल कर अकेले ही खेलते थे। दीवार पर चढ़कर नीचे कूदते, कभी कभी वो हॉस्टल की जो ऊंची सी दीवार थी उस पर चढ़ जाते और उससे बार बार वो नीचे कूदते थे। कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाते। अब कागज़ जो था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हवा में वो ऊपर उड़ाते और जब वो तितलियों की तरह उड़ने लगती तो उन्हें ये देखकर बहुत ही मज़ा आता। फाटक पर चढ़कर आगे पीछे डोलते। हॉस्टल का बड़ा सा फाटक था जिसमें ये लेखक चढ़ जाते थे और उसे आगे पीछे हिलाते हुए वो झूले की तरह झूलते थे। मन भर खेलने के बाद डरते हुए कमरे में आते, लेकिन अंततः उनका खेल खत्म होता, शाम हो जाती तो उन्हें अपने कमरे में आना ही पड़ता। लेकिन जब वो कमरे में आते तो डर से उनका मन जो है वो कांपता रहता, बहुत ही वो डरे हुए होते। तो ये था लेखक के खेलने की आदत। अब कमरे में आने के बाद जो बड़े भाई थे उनका व्यवहार कैसा होता था। बड़े भाई की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। जैसे ही बड़े भाई अपने छोटे भाई को खेल कर आया हुआ देखते थे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। बड़े भाई गुस्से से भरे बैठे मिलते। बड़े भाई जो थे उन्हें पता होता था कि छोटा भाई जो है मैदान में खेल रहा है और जैसे ही वो कमरे में आते बड़े भाई पहले से ही गुस्से में वहाँ बैठे रहते थे। भाई का रौद्र रूप देखकर लेखक डर जाते और भाई का ये गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर, रौद्र रूप का मतलब है गुस्से से भरा हुआ चेहरा देख करके लेखक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर जाते। गुस्से में केवल एक ही सवाल पूछते। भाई साहब जो थे हमेशा गुस्से में केवल एक ही सवाल पहले पूछा करते थे कि कहाँ थे। वो लेखक से पूछते थे कि इतनी देर तुम कहाँ थे। लेखक मौन खड़े रहते। मौन का मतलब है चुपचाप। लेखक के पास कोई जवाब नहीं होता था, वो चुपचाप खड़े रहते थे। ऐसा लगता कि वे अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। उनके चुप रहने से ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने कोई अपराध किया है और उसे वो बिल्कुल चुप होकर के स्वीकार रहे हैं, बिल्कुल मन से उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे खेलने का अपराध हो गया है। बड़े भाई साहब देर तक प्यार और गुस्से से लेखक को समझाते थे। अब बड़े भाई साहब जो थे वो कभी प्यार से कभी गुस्से से लेखक को समझाया करते थे कि इस तरह से तुम खेलते रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें इतना समय खेलने में नहीं लगाना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बड़े भाई साहब जो थे वो हमेशा लेखक को खेलने से मना करते थे और अपना पूरा ध्यान वो पढ़ाई पर लगाने की सलाह दिया करते थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद बड़े भाई द्वारा कठिन विषयों पर लेखक को उपदेश। अब यहाँ पर लेखक की इस खेलने कूदने की आदत को देख करके बड़े भाई साहब जो हैं कठिन विषयों पर लेखक को उपदेश देने लगते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कितने ही ऐसे विषय हैं जो बहुत कठिन हैं, अगर उस पर मेहनत नहीं करोगे तो पास होना मुश्किल है। तो आइए देखते हैं इन कठिन विषयों के बारे में बड़े भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अंग्रेज़ी विषय की कठिनाई। अंग्रेज़ी विषय जो है बड़े भाई साहब को बहुत कठिन लगता था और वो कितना कठिन था, उसमें क्या कठिनाई थी। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बड़े भाई साहब कहते थे कि अंग्रेज़ी पढ़ना इतना आसान नहीं है कि कोई खेलते कूदते बस अंग्रेज़ी पढ़ ले। दिन रात मेहनत करने पर ही अंग्रेज़ी का ज्ञान आता है। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए किसी को भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख पाते। अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया है, वो भी इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख पाते हैं, ना ही अंग्रेज़ी बोल पाते हैं और बोलना भी उनके लिए बहुत कठिन होता है। बोलते वक्त भी वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। मेरा उदाहरण ही ले लो। अब वो अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरा उदाहरण ही ले लो, तुम मुझे ही देख लो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं दिन रात किताब कॉपी खोल करके पढ़ता ही रहता हूँ, कभी घूमने या खेलने भी नहीं जाता। कभी तुमने मुझे घूमते या खेलते भी नहीं देखा होगा, हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। फिर भी एक ही कक्षा में 2-3 साल पढ़ा रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक कक्षा पास करने में मुझे 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई इतनी कठिन है। इस तरह तुम खेलने कूदने में समय बर्बाद मत करो। और मैं तुम्हें यही सलाह दे रहा हूँ कि जिस तरह से तुम खेलने कूदने में अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, इसका क्या परिणाम होगा। नहीं तो एक ही कक्षा में सारी उम्र पड़े रहोगे। अगर इसी तरह से तुम खेलते कूदते रहे तो तुम्हारा अगली कक्षाओं में जाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है सारी उम्र तुम एक ही कक्षा में पड़े रहो। अब यहाँ पर ऐसे कुछ विषय थे जो कि बहुत कठिन थे, इसके बारे में बड़े भाई साहब लेखक को बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बड़े भाई की छोटे भाई को सलाह। अब वो अपने छोटे भाई को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। क्या एडवाइस दे रहे हैं। यदि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो
हॉस्टल और पढ़ाई छोड़कर घर चले जाओ। अब वो फाइनली यही कहते हैं कि अगर तुम सच में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम हॉस्टल और पढ़ाई छोड़ दो और वापस गाँव, जहाँ पर कि उनके माता पिता रहते हैं, वहाँ घर चले जाओ। पिताजी के पैसे यहाँ रहकर बर्बाद मत करो। यहाँ की पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है वो पिताजी बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हैं, तो तुम पिताजी की मेहनत की कमाई जो है उसे बर्बाद मत करो। अच्छा यही होगा कि तुम पढ़ाई छोड़कर, हॉस्टल छोड़कर गांव चले जाओ। तो यहाँ पर इस बात से यही पता चलता है कि बड़े भाई साहब जो थे वो बहुत ही संवेदनशील थे, वो बहुत ही एक जिम्मेदार इंसान थे। वो अपने माता पिता की कठिनाई भी जानते थे कि गांव में हो सकता है अच्छी शिक्षा न होने के कारण पिताजी जो हैं उन्हें हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं, और उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि पिताजी जो हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे थे ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बड़े भाई की डांट सुनकर लेखक की मनस्थिति। अब बड़े भाई की इस डांट को सुनकर के लेखक की मन की स्थिति क्या होती है, मनस्थिति का मतलब होता है उसके मन पर इसका क्या असर पड़ता है। लेखक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेखक जो है इतनी डांट खाने के बाद रोने लगते हैं। बड़े भाई साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं था, उनके पास बड़े भाई साहब के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। लेखक का मन निराशा से भर जाता, वो बहुत निराश हो जाते, दुखी हो जाते। पढ़ाई के लिए मेहनत करने की शक्ति लेखक में नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत उनसे नहीं होगी, उनके अंदर ये शक्ति ही नहीं है। भाई की डांट सुनकर के कहीं ना कहीं लेखक की हिम्मत भी टूटने लगती थी। उन्हें सच में ये लगने लगता था कि मैं यहाँ पर रहकर सिर्फ अपने पिताजी की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा हूँ। वे स्वयं को अपराधी मानने लगे। उनका मन जो है वो गिल्ट से भर जाता, अपराध बोध से भर जाता। वो अपने आप को एक अपराधी मानने लगते। लेखक को विचार आता कि पढ़ाई छोड़कर वापस घर चला जाए। अंत में वो ऐसा सोचने भी लगते थे कि बड़े भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वापस घर गांव अपने पिता के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर सिर्फ उनके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। तो इस तरह से बड़े भाई की जो सलाह थी उसके बाद लेखक जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है बड़े भाई की डांट का परिणाम। अब अंत में बड़े भाई के इतने डांटने पर उसका क्या परिणाम होता, उसका क्या रिजल्ट आता। बड़े भाई की डांट के 1-2 घंटे बाद जब लेखक का मन थोड़ा शांत होता, बड़े भाई की डांट सुनने के बाद 1-2 घंटे तक तो लेखक बहुत ही उदास रहते, लेकिन धीरे धीरे जब उनका मन शांत हो जाता तब लेखक मन में ठान लेते कि अब पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तब वो बिल्कुल मन में ये डिसाइड कर लेते कि अब वे बिल्कुल भी खेल कूद में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पूरी मेहनत के साथ वो पढ़ेंगे। झटपट पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना लेते, और यहाँ पर पढ़ाई शुरू करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक था, और इसीलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्हें लगता है कि उन्हें एक अच्छा टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसके अनुसार वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। टाइम टेबल में खेल कूद का कोई स्थान नहीं होता, और इस खेल कूद के कारण ही बड़े भाई साहब से इतनी ज़्यादा उन्हें डांट पड़ी थी। तो जो टाइम टेबल होता था उसमें भी खेल कूद का कोई भी समय उन्होंने निर्धारित नहीं किया था। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक केवल पढ़ाई करने का निश्चय करते। अब यहाँ पर जो लेखक थे वो डिसाइड कर लेते कि सुबह 6 बजे जब वो उठेंगे उस समय से 11 बजे रात तक केवल उन्हें पढ़ाई ही करना है। यहाँ पर कोई खेल कूद या घूमना फिरना वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुबह से रात तक वो पढ़ाई ही करेंगे। टाइम टेबल का अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो पढ़ने के लिए टाइम टेबल तो बना लेते, लेकिन उसको वो कितना फॉलो कर पाते। पहले दिन से ही लेखक टाइम टेबल को अनदेखा करने लगते। अनदेखा करने का मतलब होता है इग्नोर करना। अब पहले दिन से ही लेखक जो है टाइम टेबल को इग्नोर करने लगते। जो समय निर्धारित किया था उन्होंने पढ़ने के लिए, उस समय कोई ना कोई बहाना करके वो पढ़ने के लिए नहीं बैठते थे। वे चाह कर भी टाइम टेबल का पालन नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर वो मन से चाहते थे कि वो भी पढ़ें, टाइम टेबल के हिसाब से वो बैठ करके अपने विषयों को पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी वो अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसका पालन वो नहीं कर पा रहे थे। बच्चों, ये जो पाठ है ये काफ़ी लंबा है और इस पाठ को मैंने 4 अलग अलग भागों में बांटा है। आज हम बड़े भाई साहब जो पाठ है उसका पहला भाग देख रहे हैं। एक एक करके आपको वीडियो के रूप में इसके और भी भाग मिल जाएंगे। आशा है आज का जो ये बड़े भाई साहब पाठ का जो पहला भाग था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे फ्लो चार्ट्स के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।